The topic for this video is little introduction regarding the income to be taxed under the head salaries. One thing you all should remember that section 15 to section 17 of Income Tax Act 1961, it deals with the head salaries. Under section 15, it has been stated that under the head salary, any income due or any salary due from the employer और एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर, चाहे आपका अभी का एम्प्लॉयर है या कोई पुराना एम्प्लॉयर है, अगर वो सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई, दैट विल बी टैक्स्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. और इट कैन बी फ्रॉम, इट मे बी इट इज एक्चुअली पेड टू यू और नॉट, चाहे आपने एक्चुअली रिसीव करी है नहीं करी है, बट अगर वो सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई है फ्रॉम द बिहाफ ऑफ एनी एम्प्लॉयर और एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर, इट विल बी टैक्स्ड इन दैट प्रीवियस ईयर. और सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई सैलरी आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर. पहला पॉइंट था ड्यू हुई है, दूसरा पॉइंट है अगर आपको रिसीव हुई है फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर और एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई भी है या नहीं. तो अगर सैलरी ड्यू भी हुई है तब भी वो टैक्सेबल होगी, अगर सैलरी आपको रिसीव हो गई है, आपको पे कर दी गई है, तब भी वो टैक्सेबल होगी. थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आपकी किसी सैलरी के एरियर्स हैं, जो आपको पुराने एरियर्स थे, जो आपको प्रीवियस ईयर में अब रिसीव हो रहे हैं, राइट, तो किसी एम्प्लॉयर से या किसी फॉर्मर एम्प्लॉयर से अगर वो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गए, वो भी आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स उसके ऊपर देना पड़ेगा. सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज ड्यू इन द ईयर, अमाउंट ऑफ एडवांस सैलरी रिसीव्ड, amount of arrears received during the year from any present employer or past employer, everything will be included under the head salaries in that previous year. अब जो सैलरी की डेफिनेशन है वो गिवन है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. और ये सेक्शन कहता है कि सैलरी में आपने क्या क्या इंक्लूड करना है. सबसे पहली चीज, जो आपको बेसिक वेजेस, बेसिक पे मिल रही है, उसको आपने इंक्लूड करना है. अब इस वेजेस के लिए टर्म पे भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, बेसिक पे भी लिखा हो सकता है, राइट, सैलरी वर्ड भी लिखा हो सकता है, बेसिक सैलरी लिखा हो सकता है, देन थर्ड वर्ड कैन बी रेम्यूनरेशन. तो उस सबको ये इसी कैटेगरी में फॉर इनकम टैक्स एक्ट हम इंक्लूड करेंगे, राइट. सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर इंक्लूडेड है, दैट इज अगर आपको कोई पेंशन मिल रहा है या कोई एन्यूटी मिल रहा है, वो भी इसी हेड के अंडर टैक्सेबल करेंगे. सो अगर आपको कहीं से पेंशन रिसीव हो रही है फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग द रिटायरमेंट, सो वो यहां पर आपने टैक्सेबल लगाने हैं. उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं दैट वी विल डू इन द फर्दर वीडियोस. नेक्स्ट, अगर आपको कोई ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी क्या होता है, वेन एवर यू टेक द रिटायरमेंट यू गेट अ लंप सम अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, क्योंकि आपने बहुत साल वहां पर सर्विसेज दी हैं. तो इसके लिए भी कुछ लिमिट्स हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 फॉर मेकिंग इट टैक्सेबल, बट आना ये आपका सैलरी हेड के अंडर ही है. उसके बाद अगर आपको कहीं से कोई फीस रिसीव हुई है एम्प्लॉयर से, वो भी यहाँ पर फुली टैक्सेबल होगी. देन कोई कमीशन आपको मिला है, अब कमीशन बहुत तरह का हो सकता है, इट कैन बी ए लंप सम अमाउंट, इट कैन बी बेस्ड ऑन द टर्नओवर, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह का एज अ डायरेक्टर कमीशन मिल रहा है, तो वो भी क्या है, इसी हेड के अंडर आपने टैक्सेबल करना है. देन कम्स एक वर्ड आपको मिलेगा बोनस. अगर आपको कहीं बोनस भी दिखता है, वो भी आपको एम्प्लॉयर ही आपको दे रहा है. सो अगर आपको प्रीवियस ईयर में बोनस रिसीव हुआ है, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा. नाउ बोनस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्टैट्यूटरी बोनस और ग्रेचुटी बोनस. जो आपका स्टैट्यूटरी बोनस है, विच इज लाइक अ सम लीगल ऑब्लिगेशन इज देयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, आपको मिलता ही है, तो वो एक फुली टैक्सेबल अमाउंट है. और जो ग्रेचुटियस बोनस होता है वो एक कैजुअल बेनिफिट एम्प्लॉयर देता है, तो वो एक डिफरेंट तरह का बोनस है, बट बोनस जो भी है आपका टैक्सेबल होगा. देन आपको टर्म्स मिलेंगी परक्विजिट्स. परक्विजिट्स को पर्क्स भी कहते हैं, जैसे आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में घर दे देता है, राइट, रहने के लिए, या आपको कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, गार्डनर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, एजुकेशन लोन दिलवा देता है, वो सारे बेनिफिट्स जो होते हैं परक्विजिट या पर्क्स कहते हैं उनको, राइट. इसके अलावा कोई आपको प्रॉफिट दे रहा है इन ल्यू ऑफ सैलरी, कोई अमाउंट दे रहा है सैलरी की बजाय, कोई और प्रॉफिट दे रहा है, वो भी यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे. अगर आपको कोई एडवांस सैलरी रिसीव हो रही है, वो भी इसी हेड के अंडर आएगी. कोई एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव हो रहा है, वो भी इसी हेड के अंडर आएगा. उसके अलावा अगर आपको कहीं पर अलाउंसेस मिल रहे हैं, अलाउंसेस क्या होता है, आपको वो कुछ कैश एक्स्ट्रा देता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, ये कैश के फॉर्म में होता है. परक्विजिट होते हैं इन काइंड, कैश में नहीं होते, जैसे आपको घर दे दिया, अगर घर के लिए रेंट दे रहा है तो वो अलाउंस गिना जाता है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं सैलरीज के, जो कि आप इसी हेड के अंडर
टैक्सेबल करेंगे। इनमें से बहुत सारी चीजें हम डिफरेंट वीडियोस में वी विल डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक जो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, दैट इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी। नाउ फॉर एनी पेमेंट टू बी मेड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। फर्स्ट इसका जो है फीचर कैरेक्टरिस्टिक, दैट जब भी आपको सैलरी मिल रही है तो आपका जो रिलेशनशिप है विद द पर्सन हु इज गिविंग यू द सैलरी शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो पर्सन सैलरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, और जो पर्सन सैलरी ले रहा है, इट मीन्स जिसकी आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय होना चाहिए। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो पेई एंड रेसिपिएंट का रिलेशन होता है, एक दे रहा है और एक ले रहा है। सो एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, और कोई कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई HUF हो सकता है। सो किसी भी तरह का जो है एम्प्लॉयर आपका हो सकता है, बट यह है कि वो आपको कोई ना कोई अमाउंट पे कर रहा है, दैट विल बी द सैलरी। सो आपने देखना है जो रिलेशनशिप है वो पेई एंड रेसिपिएंट का होना चाहिए। इवन द रेम्युनरेशन पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस सेक्शन। इवन द सर्वेंट इज एन एम्प्लॉय, चाहे कोई सर्वेंट का काम कर रहा है उसकी इनकम भी ऐसे ही टैक्सेबल लगेगी। बट अगर कोई एजेंट है वो एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा आपका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो आपने क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लेना है कि जो अगर ऐसा कोई पॉइंट दिखता है कि जो रिलेशनशिप है इस हेड के अंडर टैक्सेबल करने के लिए इट शुड बी ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कहता है यहां पर इस सैलरीज हेड के अंडर आपको टर्म सैलरीज भी मिल सकता है, वेजेस भी मिल सकता है। इन दोनों में आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। सैलरी वर्ड लिखा है, वेजेस वर्ड लिखा है, उसको आप सैलरी इनकम हेड के अंडर ही टैक्सेबल करेंगे। थर्ड चीज आती है अब एम्प्लॉयर जो है वो कौन कौन हो सकते हैं। सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर जिससे आपको सैलरी रिसीव हो रही है, अभी मैंने आपको बताया कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, HUF कंपनी, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर में सैलरी मिल रही है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक साल में आपने एक बंदे के पास काम करा, वहां से काम छोड़ा, कहीं और काम करा, या फिर आप दो जगह पर काम कर रहे हैं, सो दोनों से जो आपको सैलरी मिल रही है फ्रॉम बोथ, वो आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। ये नहीं है कि एक से सैलरी मिली वो टैक्सेबल कर दी, दूसरी टैक्सेबल नहीं है। सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल। अब सैलरी किससे मिल सकती है? अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, पास्ट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी हो सकता है। हो सकता है उसके पास आप आज की डेट में काम कर रहे हैं, या आपने पहले किया था उसको पैसे आपको अब मिल रहे हैं, या फिर जिसके पास आपने काम करना है। सो किसी से भी सैलरी मिले दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि कई बार जो है सैलरी मिलती है पार्लियामेंट के मेंबर्स को, तो वो भी एक सैलरी ड्रॉ करते हैं पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं। सो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन है उसको आपने एम्प्लॉय नहीं मानना, और उनकी जो सैलरी है, जैसे MPs होते हैं और MLAs होते हैं, उनकी सैलरी को आपने अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं करना है, राइट। उनकी जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो हमारा लास्ट हेड होगा अदर सोर्सेज, वो उसमें डालते हैं। वो एक तरह से सर्विस दे रहे हैं, तो उनकी आपने सैलरी, चाहे उनको मिल सैलरी ही रही है, बट आपने MLAs MPs की कोई भी सैलरी अगर क्वेश्चन में दिखती है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, एंड देयर जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं इवन वो भी एग्जम्प्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17। बट अगर कोई रेम्युनरेशन कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को मिल रही है तो वो सैलरी हेड के अंडर टैक्सेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर CM को मिल रही है सैलरी, उसको सैलरी मिल रही है, कैबिनेट मिनिस्टर को मिल रही है, तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी ही टैक्सेबल है। देन कम्स अगर आपको कोई भी रिसीट आ रही है फ्रॉम अदर पर्सन, अपने एम्प्लॉयर से नहीं, किसी और से आपको कोई पेमेंट आई, ठीक है, तो उसको आपने इस हेड के अंडर नहीं डालना, उसको आप डालोगे अदर सोर्सेज हेड के अंडर, राइट। फिर है कई बार क्या होता है सैलरी में से कुछ डिडक्शंस होती हैं। जब भी आपको सैलरी मिलती है PF काट लेते हैं, कोई अगर आपने लोन ले रखा है उसकी रिकवरी कर लेते हैं, वो सारी चीजें माइनस कर लेते हैं। बट जब भी आपने सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है दैट विल ऑलवेज बी ऑन द ग्रॉस सैलरी,
बिफोर द डिडक्शंस, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। डिडक्शंस जो फिर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एग्जाम्पशंस हैं वो माइनस होंगी और वहाँ से आपको डिडक्शंस प्रोवाइड करेंगे। सो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है, जो आपको नेट सैलरी मिलती है प्लस जो आपकी ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने डिडक्शंस करी हैं उनको प्लस करके हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं और ग्रॉस सैलरी के ऊपर सारे कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार सैलरी या पेंशन मिल रही होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखे कि यूएनओ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी या फिर पेंशन मिल रहा है, उसको आपने एग्जम्प्ट करना है बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड अंडर द सर्कुलर 293 विच वॉज गिवन ऑन 10th of February 1981। तो यूएनओ एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी और पेंशन भी एग्जम्प्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई सैलरी मिल रही है किसी भी टीचर को या फिर किसी भी रिसर्चर को, राइट, और वो SARR सार्क मेंबर का मेंबर है, मेंबर स्टेट है, वहां के किसी टीचर को सैलरी या फिर रिसर्च के लिए मिल रही है, तो ये जो सैलरी होती है 2 साल तक के लिए एग्जम्प्टेड होती है। 2 years के बाद वो टैक्सेबल होगी लाइक अ नॉर्मल टीचर और रिसर्चर, बट इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ सार्क स्टेट, यू आर अ सार्क मेंबर स्टेट, देन इट विल बी एग्जम्प्टेड फॉर 2 years। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, सो सैलरी यू आर गेटिंग एज अ पार्टनर। So whenever any salary, any commission, any remuneration, it is received by the working partner from any firm or limited liability partnership, ये उसको आपने सैलरी हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं करना है। ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स हेड हम करेंगे, थर्ड हेड जो होता है इनकम टैक्स का, उसके अंडर टैक्सेबल होती है। सो जितनी डिडक्शन मिलेगी वही मिलेगी, बट सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, इट विल नॉट बी टैक्सेबल हेयर। देन इज नेक्स्ट पॉइंट है अगर किसी सोल प्रोप्राइटर को, सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद ही ओनर होता है अपनी फर्म का और वो वहां से कोई सैलरी ड्रॉ कर रहा है, अब जैसा कि मैंने अब कहा वो खुद ही ओनर है, तो अगर खुद ही ओनर है तो वो खुद सैलरी तो ड्रॉ कर नहीं सकता, उसको टैक्स नहीं लगा सकते हम सैलरी हेड के अंडर। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर अपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न में से सैलरी ले रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इवन वो जो सैलरी ले रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑल्सो, राइट। सो सच रेम्यूनरेशन विच इज रिसीव्ड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन कंसर्न, इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, वो टैक्सेबल है ही नहीं है। नेक्स्ट इज अगर कोई पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही है टू द लीगल हायर्स। लीगल हायर्स कौन होते हैं? आफ्टर द डेथ जो भी पीछे उसके लीगल हायर्स हैं, जैसे किसी पर्सन की विडो है, तो अगर उसको कोई भी पेमेंट्स हो रही हैं, हु डाइज ड्यूरिंग द सर्विस, तो उसको भी आपने सैलरी हेड के अंडर, क्योंकि उसकी जो इनकम है उसको हम एक तरह से फैमिली पेंशन मान लेते हैं, और फैमिली पेंशन जो होता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, क्योंकि उनके लिए वो सैलरी नहीं है, जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लिए वो सैलरी था, राइट। सो इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली, इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हायर्स, एंड इट विल बी टैक्सेबल फॉर देम अंडर द हेड फैमिली पेंशन और अदर सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज द पेमेंट इफ इट इज मेड आफ्टर द सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कहीं पर भी काम करा और आपके अब जो है वर्क वो बंद हो चुका है, सो सिसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट के बाद, एम्प्लॉयमेंट के बंद होने के बाद, सीज होने के बाद आपको उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है, बट है तो वो आपकी सर्विसेज ही पुरानी, उसी वजह से आपको पेमेंट मिल रहा है, सो इसको आपने सैलरी हेड के अंडर ही टैक्सेबल करना है, राइट। सो इट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज यू हैव रेंडेड इन द पास्ट। आप ही की सर्विसेज हैं जो आपने पहले दी हैं, वो सैलरी मिलनी थी, उसकी बजाय आपको पेमेंट मिल रही है कोई भी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है अगर आपकी कोई प्रीवियस ईयर की सैलरी है, तो उसके लिए जो रूल अप्लाई होता है दैट इज ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो गया। अब ड्यू क्या होता है? जब आपने काम कर दिया, आपकी सैलरी ड्यू हो गई, राइट। जिस मंथ का आपने काम किया उसकी 30th को आपकी सैलरी ड्यू हो गई। और रिसिप्ट क्या होता है? जब आपको हाथ में आई है आपके, हो सकता है आपको पहले मिल जाए, हो सकता है आपको लेट मिले, तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उस बेसिस के ऊपर ही टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल आपको हर मंथ सैलरी मिल रही है, एक मंथ थोड़ा डिले भी हो गया, हर महीने 30th को मिल रही है, तो 30th को वो ड्यू हो गई, तो आपका जो टैक्स है वो 30th को ही लगेगा। सो ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस के ऊपर जो होता है सैलरी वो लगाई जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉलंटरी फोरगोइंग। अब एम्प्लॉई अपनी सैलरी को वॉलंटरीली कहीं पर लगा देता है,
वॉलेंटरी फॉर गोइंग ऑफ द सैलरी, एम्प्लॉय ने अपने हाथ में नहीं ली बट एप्लीकेशन कर दिया, कहीं ना कहीं लगा दिया अपनी मनी को, फॉर गो कर दिया, सो ये सैलरी भी टैक्सेबल होगी, चाहे वो आपके एम्प्लॉय को पे हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन लिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें से 15,000 आपने कटवा दिया, सो वॉलेंटरीली फॉर गोइंग है बट वो है तो आपकी सैलरी, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 15। सो द सैलरी विच इज वॉलेंटरीली फॉर गो मस्ट बी एक्चुअली ड्यू इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, बस ये इंपॉर्टेंट है, होनी वो एम्प्लॉय की ही चाहिए। सो वॉलेंटरी फॉर गोइंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉलेंटरी सरेंडर। सरेंडर के केस में एग्जम्पशन मिलता है, बट अगर आपने फॉर गो करा है तो वहां पर एग्जम्पशन नहीं है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। So these were few basic points regarding the characteristics of salary. In the next coming few videos, we will discuss in detail about these points. Thank you.